हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होना भी चाहिए। दोस्तों, इंदु का एनसीईआरटी क्लास 6 से लेकर 12 तक है, ठीक है। इसमें हमने कल के वीडियो में ऑल आउट, जिसका बुक के नाम है, इसमें हमने क्लास 6 देखा था, ठीक है। और आज हम क्लास 7 देखेंगे, ठीक है। और इससे पहले वाला वीडियो आपने नहीं देखा है क्लास 6, तो जाके देख लीजिए, हमारे चैनल पे मौजूद होगा। और जाके देख लीजिए, और पीडीएफ भी अपलोड हुआ है, व्याख्या सहित आपको पीडीएफ अपलोड हो गया है टेलीग्राम पर। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा टेलीग्राम का, जाके ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है। और आज होगा क्लास 6 होगा, ठीक है। तो सिंपली शुरू से लेकर अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा। और चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। आज होगा क्लास 7 होगा, ठीक है। और जितने भी इसमें एमसीक्यू के रूप में क्वेश्चन है, और काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सारी एग्जाम के लिए, ठीक है। तो आइए देखते हैं सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पर, और इसका आंसर देने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। 14वीं शताब्दी के इतिहास का जियाउद्दीन बर्नी ने अपना पहला वृत्तांत कब लिखा? बताइएगा। 14वीं शताब्दी के इतिहास का जियाउद्दीन बर्नी ने अपना पहला वृत्तांत कब लिखा था? बताइएगा। सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। याद रखिएगा, 1356 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी, 1356 ईस्वी में, याद रखिएगा, ठीक है। अगला देखते हैं। मध्यकाल में राहट का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता था? मध्यकाल में रहट का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता था? बताइएगा। दो का आंसर बताइएगा। याद रखिएगा, रहट का जो प्रयोग होता है वो सिंचाई के लिए होता है। ऑप्शन नंबर बी, सिंचाई के लिए किया जाता था। अगला है, जातक कथाओं का संकलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? जातक कथाओं का संकलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? बताइएगा। तीन का आंसर क्या होगा? याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, बौद्ध अनुयायियों के द्वारा। बौद्ध अनुयायियों के द्वारा, याद रखिएगा, ठीक है। अगला देखते हैं। दक्षिण भारत तमिल क्षेत्र में बड़ी भूस्वामी को क्या कहा जाता था? दक्षिण भारत तमिल क्षेत्र में बड़ी भूस्वामी को क्या कहा जाता था? बताइएगा। बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा चार का? तो चार का याद रखिएगा, विल्ला। ऑप्शन नंबर डी, विल्ला बोलते थे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था? निम्नलिखित में से कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था? बताइएगा। पांच का आंसर क्या होगा? पांच का बताइएगा। पांच का याद रखिएगा, चोल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, चोल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। दक्कन के राष्ट्रकूट किसके संबंध थे? दक्कन के राष्ट्रकूट किनके संबंध थे? बताइएगा। छह का आंसर क्या होगा? याद रखिए, कर्नाटक के चालुक्यों से। ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक के चालुक्यों के, याद रखिएगा, ठीक है। अगला है 7 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन में, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। गंगईकोंड चोलपुरम की स्थापना निम्न में से किस चोल शासक के द्वारा की गई? बताइएगा। गंगईकोंड चोलपुरम चोलपुरम की स्थापना निम्नलिखित में से, यानी निम्न में से किस चोल शासक के द्वारा की गई? बताइएगा। 7 का आंसर क्या होगा? फटाफट बताइएगा। 7 का आंसर बताइएगा क्या होगा? 7 का याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, राजेंद्र प्रथम। ऑप्शन नंबर सी, राजेंद्र प्रथम। अगला है, चोल काल के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। याद रखिएगा, एक में बोला गया है कि चोल काल में किसान की बस्तियों को ऊर कहा जाता था। बिल्कुल सही है। जो सिंचित खेती के कारण बहुत समृद्ध हो गई थी। और दूसरा का बोल रहा है कि गांव के समूह को नाडू कहा जाता था। ग्राम परिषद तथा नाडू करने और कर वसूली जैसा प्रशासनिक कार्य करते थे। नाडू थे न्याय करने और कर वसूलने जैसा प्रशासनिक कार्य करते थे, यानी दोनों सही होगा, याद रखिएगा, ठीक है। उपयुक्त में से एक और दो, दोनों सही हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। पल्लव के काल में नगरम किसे कहा जाता था? पल्लव के काल में नगरम किसे कहा जाता था? बताइएगा। 9 का आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा, व्यापारियों के संगठन को। ऑप्शन नंबर सी, व्यापारियों के संगठन को बोलते हैं, याद रखिएगा। पुरातत्व स्वत्व के संबंध में निम्नलिखित में कौन सी चीज शामिल होती है? 10 का आंसर बताइएगा क्या होगा? 10 का, पुरातत्व स्वत्व के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी चीजें शामिल होती है? बताइएगा। 10 का आंसर क्या होगा? 10 का याद रखिएगा, इसमें जो शामिल होने वाली है, अभिलेख होगा, मिट्टी के बर्तन होगा, धातु होगा, आभूषण होगा, जानवरों का हड्डी और औजार, सारे इसमें शामिल होगा, याद रखिएगा। यहाँ पे कूट में हम बात करें, कौन हो जाएगा? बताइएगा। कूट में, तो कूट में ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अगला है, अगला क्वेश्चन है कि
मुगलों की जागीर दिल्ली सुल्तानों में किसके बराबर है? मुगलों की जागीर दिल्ली सुल्तानों में किसके बराबर है बताइएगा। मुगल की जागीर दिल्ली सुल्तानों में से किसके बराबर है? तो 11 के आंसर बताइएगा। 11 के याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी एकता का बराबर है, एकता का बराबर है। मध्यकाल में रानी जीता किस क्षेत्र के शासकी थी बताइएगा। मध्यकाल में रानी क्या है, दीदा किस क्षेत्र की शासिका थी बताइएगा। 12 का आंसर बताइएगा कि कश्मीर की, ऑप्शन नंबर बी कश्मीर के। दिल्ली सल्तनत में कृषि पर लगने वाले कर को क्या कहते थे? दिल्ली सल्तनत में कृषि पर लगने वाले कर को क्या कहते हैं बताइएगा। 13 का आंसर क्या होगा, फटाफट बताइएगा। 13 का याद कि खराज बोलते थे, खराज, ऑप्शन नंबर बी खराज बोलते थे, ठीक है। अगला है, दिल्ली सल्तनत पर सबसे अधिक मंगोल का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? दिल्ली सल्तनत पर सबसे अधिक मंगोल का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था बताइएगा। तो याद रखिएगा, अलाउद्दीन खिजली और मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिजली और मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। सूर्यवंश दिल्ली पर कितने वर्ष तक शासक किया था? सूर्यवंश ने दिल्ली पर कितने कितने वर्षों तक शासन किया बताइएगा। 15 का आंसर क्या होगा? 15 का बी होगा, 15 वर्ष तक, ऑप्शन में बी 15 वर्ष तक, याद रखिएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, यहाँ पे आपको सही मिलान करना है। यहाँ पर है मुगल बादशाह, यहाँ पर वर्ष दिया गया है। फर्रुखसियर, ये बताइएगा, फर्रुखसियर जो था 1713 1713 से 1719 होगा, ठीक है। उसके बाद आलमगीर की द्वितीय के बारे में बताया 1754 से 1759। और शाह आलम द्वितीय की बात करें बताइएगा, शाह आलम द्वितीय की बात करें तो 1759 होगा और 1806 हो जाएगा, ठीक है। और अहमदा शाह ये हो जाएगा सबसे फर्स्ट नंबर, यानी 1748 से 1754, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। कोट में आंसर की बात करें, कोट में बी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगला है, मुगल काल में सवाई राजा जयसिंह को किस क्षेत्र की सूबेदारी मिली? मुगल काल में सवाई राजा जयसिंह को किस क्षेत्र की सूबेदारी मिली बताइएगा। 17 का आंसर क्या होगा? 17 का याद रखिएगा, मालवा, ऑप्शन में भी मालवा क्षेत्र की, ठीक है। अगला है, सिख जथथों तथा मिसलों की संयुक्त सेना को क्या कहा जाता था? सिख जत्थियों तथा मिसलों की संयुक्त सेना को क्या कहा जाता था बताइएगा। 18 का आंसर क्या होगा? दल दल खालसा बोलते थे, याद रखिएगा। अगला है, सिखों की राखी व्यवस्था के अंतर्गत उपज का कितना % हिस्सा संरक्षण के लिए लिया जाता था बताइएगा। इसका आंसर क्या होगा? सिखों की राखी व्यवस्था के अंतर्गत उपज का कितना % हिस्सा संरक्षण के लिए लिया जाता था? तो याद रखिएगा 20%, ऑप्शन नंबर सी 20%। मुगलों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुगलों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। माता की ओर से वो तुर्की के शासक तैमूर के वंशज थे, बिल्कुल गलत। पिता की ओर से चंगेज खान वो वंशज थे, ये बिल्कुल सही हो, मतलब गलत होगा। ना एक ना दो होगा, ठीक है। अगला है, भारत में तोप का प्रयोग पहली बार किस युद्ध में हुआ? भारत में तोप का प्रयोग पहली बार किस युद्ध में हुआ बताइएगा। बताइएगा, भारत में जो तोप का प्रयोग हुआ था वो याद रखिएगा, ऑप्शन में भी पानीपत के प्रथम युद्ध के मतलब कि पहली बार पानीपत के प्रथम युद्ध में हुआ था, ठीक है। और याद रखिएगा, उसने 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया और दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में लिया था, याद रखिएगा, ठीक है। और उसी में तोप का प्रयोग हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, मन शब्दारी व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मन शब्दारी व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 22 को बताइएगा। एक नंबर बोला गया है, मुगलों के नौकरशाह मनसबदार कहलाते थे। मुगलों के नौकरशाह मनसबदार कहलाते थे। इनके पद और वेतन का निर्धारण जात की संस्था पर निर्भर करता था, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा, 1 और 2 दोनों सही है, ठीक है। आगे देखते हैं, मनसबदारी व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर
निम्न कौन सा कथन सत्य है? मनसबदारी व्यवस्था के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? बताइएगा। 23 का आंसर बताइएगा क्या होगा? 23 का आंसर बताइएगा क्या होगा? 23 का अकबर के जागीरों का सही आंकलन कर मनसबदारों में विपरीत किया। बिल्कुल सही। औरंगजेब के शासनकाल में मनसबदारों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई। बताइएगा। तो याद रखिएगा, यहाँ पे 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। ठीक है। मुगलों की राजस्व प्राप्ति करने करने की व्यवस्था को क्या कहा जाता है? मुगलों की राजस्व प्राप्त करने की व्यवस्था को क्या कहा जाता था? बताइएगा। 24 का जब्त बोलते थे। ऑप्शन नंबर बी जब्त बोलते थे। अकबरनामा किसने लिखा था? अकबरनामा किसने लिखा? बताइएगा। अकबरनामा किसने लिखा? याद रखिएगा, अकबरनामा किसने लिखा? अब्दुल फजल। अकबरनामा किसने लिखा? अब्दुल फजल। अकबरनामा किसने लिखा? अब्दुल फजल। याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर की, अकबर ने बंगाल को किस वर्ष जीता? अकबर ने बंगाल को किस वर्ष जीता? बताइएगा। अकबर ने बंगाल को किस वर्ष जीता? तो याद रखिएगा 1586 में। 1586 में। ऑप्शन नंबर बी 1586 में। अकबर ने बंगाल को किस वर्ष जीता? 1586 में। अकबर ने बंगाल को किस वर्ष जीता? 1586 में। याद रखिएगा। 13वीं तथा 14वीं शताब्दी के समय खोखर जनजाति किस क्षेत्र से संबंधित थे? 13वीं तथा 14वीं शताब्दी के समय खोखर जनजाति किस क्षेत्र से संबंधित थे? 27 का आंसर बताइएगा फटाफट। 27 के याद किया पंजाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए पंजाब। अगला है, अकबर के प्रसिद्ध सेनापति राजा मन सिंह ने 1591 में किस जनजाति के लोगों पर हमला किया? बताइएगा। अकबर के प्रसिद्ध सेनापति राजा मन सिंह ने 1591 में किस जनजाति के लोगों पर हमला किया? बताइएगा। 28 का याद रखिए चेरो जनजाति। ऑप्शन नंबर सी चेरो जनजाति। अगला क्वेश्चन है, मध्यकाल में जनजातियों की संख्या बढ़ने का कारण क्या है? मध्यकाल में जातियों की संख्या बढ़ने के कारण क्या है? बताइएगा। 29 का आंसर क्या होगा? 29 का आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर ए में देखिए कि जनजाति और अन्य सामाजिक समूहों के जाति व्यवस्था में शामिल होने के कारण। विशेषज्ञ क्या है? विशेषज्ञ प्राप्त शिल्पियों, सुनार, लोहार, बढ़ई और राजमिस्त्री के जनजाति के रूप में मान्यता दी गई। अगला है तीसरा नंबर की, ब्राह्मणों द्वारा नई जनजाति के उद्भव का विरोध किया। याद रखिएगा ये नहीं होगा, 1 और 2 होगा। बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। ठीक है। अगला देखते हैं, 1565 में आसिफ खान द्वारा गढ़ कटंगा पर आक्रमण का सामना किसने किया? 1565 में आसिफ खान द्वारा गढ़ कटंगा पर आक्रमण का सामना किसने किया? बताइएगा। 30 का बताइएगा। याद रखिएगा। याद रखिएगा, यहाँ पे हम बात करें, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा रानी दुर्गावती। अगला है, दक्षिण भारत भक्ति संतों के बारे में सत्य कथन का चयन कीजिए। दक्षिण भारत भक्ति संत के बारे में सत्य कथन का चयन कीजिए। 31 का आंसर बताइएगा क्या होगा? 31 का फटाफट बताइएगा। याद रखिएगा, नैनार शैव संत थे, अलवार वैष्णव संत थे। नैनार शैव संत थे, अलवार वैष्णव संत थे। और ये संत केवल क्या बोल रहा है? अस्पृश्यता समझने जाने वाले पुलैया तथा पनार जाति के लोग थे। बताइए कौन कौन सही होगा? तो याद रखिएगा 1 और 2 होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा यहाँ पे सही, 1 और 2। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर यहाँ पे विचार करना है। बताइएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो बताइएगा इनमें से आंसर क्या होगा? एक में दिया गया है कि पुहार पांडवों का बंदरगाह था, और 2 में दिया गया है मुंदेरे चेलो का बंदरगाह था। बताइएगा दोनों से होगा क्या? बताइएगा 32 का। 32 का बताइएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला है, दार्शनिक शंकर के बारे में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करिए। दार्शनिक शंकर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 33 का बताइएगा आंसर क्या होगा? 33 का बताइएगा आंसर क्या होगा? शंकर का जन्म 8वीं शताब्दी में तमिलनाडु में हुआ था। बिल्कुल सही होगा। बताइएगा 33 का बताइएगा क्या होगा? शंकर का जो जन्म हुआ था तमिलनाडु में हुआ था। याद रखिएगा, शंकर का जो जन्म हुआ था तमिलनाडु में नहीं हुआ था। वे
अद्वैतवाद के समर्थन थे, बिल्कुल सही होगा। वे अद्वैतवाद के समर्थन थे, बिल्कुल सही होगा। अगला देखते हैं, उन्हें जगत को मिथ्या या माया कहा, बिल्कुल सही होगा। उसके बाद है, मोक्ष प्राप्ति के लिए ज्ञान के मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया, बिल्कुल सही होगा। 1, 3 और 4 यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, 1 और 3, 4 किस में बताइएगा, 1 और 3, 4 किस में है, सॉरी 2, 3, 4 इसमें, ठीक है। अगला है, वीर शैव आंदोलन किस क्षेत्र में प्रारंभ हुआ, वीर शैव आंदोलन किस क्षेत्र में प्रारंभ हुआ बताइएगा, 34 का। याद रखिएगा कर्नाटक में, ऑप्शन भी कर्नाटक में। महात्मा गांधी का प्रिय भजन वैष्णव जन, महात्मा गांधी का प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेरे कहिए पीर पाए जाने रे किसने लिखा, महात्मा गांधी का प्रिय भजन कौन था, वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे किसने लिखा बताइएगा, 35 का। 35 का नरसिंह मेहता, ऑप्शन नंबर डी नरसिंह मेहता। प्रारंभ में नथ पंथ भारत के किस क्षेत्र में लोकप्रिय हुए, प्रारंभ में नाथ पंथ भारत के किस क्षेत्र में लोकप्रिय हुए, 36 का बताइएगा, 36 का याद रखिए उत्तरी क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर बी उत्तरी क्षेत्र में। अगला है, मीरा किसकी अनुयायी बन गई, मीरा किसकी अनुयायी बन गई बताइएगा, 37 का। तो मीरा किसकी अनुयायी बनी, तो याद रखिएगा रविदास की, ऑप्शन नंबर डी रविदास की। अगला है, चोल काल में करों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, 38 का आंसर बताइएगा। 38 का बोल रहा है कि वेटू इस प्रकार का ऐसा कर था जिन्हें नगद में संग्रहिता किया जाता था, बिल्कुल गलत। कदमई एक भू राजस्व था, बिल्कुल सही होगा। केवल इसमें 2 होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा सही, याद रखिएगा, ठीक है। अगला है, कबीर का जन्म किस परिवार में हुआ, कबीर का जन्म किस परिवार में हुआ बताइएगा, कबीर का जन्म हुआ था जुलाहा परिवार में। लंगर व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी, लंगर लंगर व्यवस्था की शुरुआत किसने की बताइएगा, 40 की। याद रखिए गुरु नानक, ऑप्शन नंबर ए गुरु नानक ने किया। अगला है, भारत की यात्रा पर आए निम्नलिखित चीनी बौद्ध तीर्थ यात्रियों का कालानुक्रम के अनुसार सही क्रम चुनिए। तो यहाँ पे 41 का आंसर बताइएगा क्या होगा क्रम, यहाँ पे बोल रहा है कि 41 का कौन होगा, 41 का ऑप्शन नंबर बी होगा, फ यानी फयान जिसको बोलते हैं, फसियन यानी फयान, उसके बाद स्वयं संघ और इत्सिंग, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। अगला है, संगम कालीन व्यापार का संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, संगम कालीन व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है बताइए, 42 का। ऑप्शन में एक कथन क्या है, बिल्कुल गलत है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन, और 43 नंबर की, प्रारंभिक मानव निम्न में से किस आधार पर पौधे तथा जानवरों का चयन करते थे, प्रारंभिक मानव निम्न में से किस आधार पर पौधे तथा जानवरों का चयन करते थे बताइएगा, 43 का बताइएगा। याद रखिए, जिनके बीमार होने की संभावना कम होती है, बड़े दाने तथा मजबूत डंठल वाले पौधे और अहिंसक जानवर, ऑप्शन नंबर सी होगा 1, 2, 3 याद रखिएगा, ठीक है। अगला है, भक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, भक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 44 का आंसर बताइएगा क्या होगा, 44 का। 44 का बोल रहा है यहाँ पे, भक्ति की विचारधारा को बौद्ध तथा जैन पंथों में अस्वीकार कर दिया, ऑप्शन नंबर यहाँ पर केवल 3 हो जाएगा, ठीक है। और बाकी सब क्या होगा यहाँ पे विचार कीजिए, किसी देवी या देवता को प्रति श्रद्धा को ही भक्ति कहता है, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत, ये आपको सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे डी सही होगा यहाँ पे, ठीक है। अगला देखते हैं, नयनार संतों की संख्या कितनी थी, नयनार संतों की संख्या कितनी थी, तो याद रखिए 63 थी, ऑप्शन नंबर कौन होगा, सी 63। सत्य कथन चयन करें, सत्य कथन का चयन करें बताइएगा, 46 का आंसर क्या होगा, 46 का कौन होगा, रामानुजाचार्य 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में पैदा हुआ, रामानुज 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में पैदा हुआ, बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। वो नयनार संत के प्रभावित हुए, गलत, उन्हें अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया, बिल्कुल गलत है, ठीक है। 46 का केवल डी होगा, ठीक है। अगला है,
सूफी संत के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 47 का बताइएगा। सूफी मुस्लिम रहस्यवादी थे, बिल्कुल सही होगा। उसके बाद उन्होंने ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत समर्पण पर बल दिया, बिल्कुल सही होगा। 1 और 3 होगा, 2 नहीं होगा, ठीक है। अगला है 14वीं शताब्दी के ग्रंथ लीला तिलक्रम के बारे में सत्य कथन का चयन करें। लीला तिलक्रम के बारे में सत्य कथन का चयन करें, बताइएगा। 48 का आंसर क्या होगा? 48 के उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है। कथ्यक नृत्य भारत के किस भाग में संबंधित है? कथ्यक नृत्य भारत के किस भाग से संबंधित है, बताइएगा। कथ्यक 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 नृत्य बोल रहा है, बताइएगा। 49 का आंसर क्या होगा? फटाफट बताइएगा। 49 के याद रखिएगा, यहाँ पे आंसर की बात करें 49 का। ऑप्शन नंबर ए होगा उत्तरी भारत। ऑप्शन नंबर ए उत्तरी भारत। बसौली शैल किस राज्य से संबंधित है? बसौली शैल किस राज्य से संबंधित है, बताइएगा। याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए हिमाचल प्रदेश से। अगला है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, रसमंजरी के रचना किसने किया? रसमंजरी के रचना किसने किया, बताइएगा। 51 का। याद रखिएगा भानुदत्त। ऑप्शन नंबर सी भानुदत्त। अगला है, बृहधर्म पुराण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, बताइएगा। 52 का आंसर क्या होगा? इसकी रचना बंगाल में की गई। इनमें ब्राह्मणों को कुछ विशेष प्रकार की मछलियां खाने की अनुमति थी। ऑप्शन नंबर सी होगा। 1 और 2 दोनों सही है, ठीक है। अगला देखते हैं, 53 नंबर क्वेश्चन बताइएगा यहाँ पे कि पूरी उड़ीसा में जगन्नाथ की मंदिर किस वंश शासक ने बनवाया, बताइएगा। पूरी उड़ीसा में जगन्नाथ जी का मंदिर किस वंश के शासक ने बनवाया था? याद रखिएगा गंग वंश। गंग वंश ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा, गंग वंश, याद रखिएगा, ठीक है। अगला है, मणि प्रवलम का शाब्दिक अर्थ क्या है, बताइएगा। इसका आंसर क्या होगा? मणि प्रवलम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो हीरा और मूंगा। ऑप्शन नंबर बी हीरा और मूंगा। अगला है, चरण भाट किससे कहते हैं? चरण भाट किससे कहते हैं, बताइएगा। याद रखिएगा राजपूतों के सुर कथाओं के गायकों के, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा, ठीक है। गायकों को कहते हैं, ठीक है। अगला है, दो चाला तथा चौचाला स्थापत्य किस क्षेत्र से विशेषता है, बताइएगा। दो चाला तथा चौचाला स्थापत्य किस क्षेत्र की विशेषता है, बताइएगा। इसका आंसर क्या होगा? 56 का। 56 का आंसर बताइएगा क्या होगा? तो 56 का याद रखिए बंगाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बंगाल, ठीक है। आइए, अभिकथन बोल रहा है कि राजधानी को राजस्व का समय समय पर भेजा जाना कम हो जाना, और कारण आर बोल रहा है कि गवर्नरों यानी सूबेदारों ने प्रांत पर अपना नियंत्रण मजबूत कर लिया। यहाँ पे आंसर की बात करें, आंसर कौन होगा? ए और आर दोनों सही है, और आर ए का सही व्याख्या है, ठीक है। अगला देखते हैं, जाट जाट राज्य अपने किस राजा के समय में शक्तिशाली रूप से उभरा? जाट राज्य अपने किस राजा का समय शक्तिशाली रूप में उभरा, तो बताइएगा। इसका आंसर क्या होगा? 58 का। 58 का आंसर बताइएगा। याद रखिएगा सूरजमल। ऑप्शन बी सूरजमल। अगला है, अहमद शाह अब्दाली ने 1748 से 1761 के बीच उत्तरी भारत पर कितना बार आक्रमण किया? उत्तरी भारत पर जो आक्रमण किया था वो 5 बार किया था, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह का खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष हुआ? गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष किया? खालसा पंथ की स्थापना किसने किया? गुरु गोविंद सिंह ने। कब किया था? याद रखिए 1699 में। ऑप्शन नंबर है 1699 ईस्वी में, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, अगला यहाँ पे खत्म होता है, ठीक है। यहाँ पे 60 क्वेश्चन आपको खत्म होता है, यहाँ पे क्लास 7 आपको खत्म होता है, और यहाँ पे व्याख्या दिया गया है, ठीक है। व्याख्या भी आपको पढ़ लेना है, और इसका पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, और वहां पे व्याख्या सहित आपको पीडीएफ मिलता है, और एक बार पढ़ लीजिएगा और वीडियो देखिएगा, रिवीजन हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछा जाता है सारे एग्जाम में। आप कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए वो काफी इंपोर्टेंट होगा, ठीक है। तो चलिए यहीं पे हम वीडियो को एंड करते हैं, फिर एक नए वीडियो के साथ हम लेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।